हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बड़ा कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। एक सिंपल सा थम्स अप। अब थम्स अप अगर सब लोग ऐसे अलग अलग कर कर भेजेंगे तो भाई मैं, जो कंपटीशन है कि भाई कितने लोग कर पा रहे हैं, तो मैं कैसे समझूंगी है सबका स्क्रॉल करती जाऊँ। थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब प्रोएक्टिवली चीज़ों को समझ कर करने की कोशिश करो। थम्स अप आ जाएगा तो डिस्कशन हमारा ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है। और इस मैसेज में मतलब टैग किया गया है, तो उस मैसेज में, इस मैसेज में मतलब नहीं, इसी मैसेज में कुछ टैग कर कर बताया था ना मैंने। तुम लोग तो भाई मतलब एकदम ही ऐसा लग रहा है मैंने कौन सी मार से लाकर चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। देखिए, जो 3 लोग जिन्होंने टिक किया था उसमें चैनल में दिखता नहीं है किसने टिक किया था, कि उनको समझ में नहीं आई चीज़ें, वो यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? बोल सकते हो आराम से। हम कैसे कर रहे हैं? देखो, ग्रुप के हमारा जो प्रोग्राम है इसके 2 फीचर्स हैं। ठीक है, 2 फीचर्स में एक है हमारा टेस्ट, 70 टेस्ट प्लस मिनी टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो ये जो 70 मिनी टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट है, इसके लिए जो लोग नए जुड़े हैं उनको IRP बैच 4 में जोड़ा गया है। ठीक है, उसमें मैं आपको टेस्ट भेजूंगी और उसमें आपको गूगल मीट का एक लिंक मिलेगा, तो आपको ऑनलाइन आकर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अपनी शक्ल दिखाकर सामने बैठेंगे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। आधे घंटे का टाइम होगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये हो सकता है कि आपको टेस्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको उस दिन के जो आपने पढ़ा है चीज़ें उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आपकी भी बात सुनना पड़ेगा ना मुझे। तो उस बात को सुनने के लिए, फालतू की गॉसिप के लिए नहीं, डिस्कशन ग्रुप बनाया है IRP4 डिस्कशन, ताकि आपको उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वेल एंड गुड। तो वहीं पर आपको अपने जो भी आपने जहाँ पर अटेम्प्ट किया है उसकी फ़ोटो भेज दो, करेक्ट लिख दो, इनकरेक्ट लिख दो, अनअटेम्प्टेड लिख दो, और साथ में कल से मार्क्स भी लिख देना। मार्क्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं वो मैं बता दूंगी। ठीक है, ये जब भेज दोगे उसके बाद मैं थोड़ा सा, आज मैंने बहुत कम रखा, कट ऑफ बता दूंगी कि कैसे कितना कट ऑफ इतने 30 क्वेश्चंस में होना चाहिए मार्क्स के हिसाब से। क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे बताऊंगी जब नेगेटिव मार्किंग है तो। ठीक है, तो मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ बता दूंगी, तो उसमें उसी मैसेज में जहाँ पर कट ऑफ बता रही हूँ उसी में थम्स अप कर देना, या फिर जो दूसरा सिंबल हो उसको कर देना। इतना क्लियर है? ये एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है हमारा। दूसरा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या है? Q&A। ठीक है, Q&A में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रोज़ लिंक भेजा जाएगा शाम को 8:30 बजे, आपको बस उसको ज्वाइन करके यहाँ बैठ जाना है। और अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने मैसेज लिखा है कि भाई 24 घंटे से 48 घंटे में मैक्सिमम मिल जाएगी, और कल वाले को अभी 24 घंटे नहीं हुए। ठीक है, तो अंकित कुमार सिंह है यहाँ पर। थोड़ा सा पेशेंस जीवन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टू सक्सीड। अगर मैंने बोला है तो मैं दूंगी, मैं अपने पास रख के थोड़ी ना बैठूंगी। तो थोड़ा सा आराम आराम से, थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि भाई जल्दी से जल्दी दे दो। थोड़ा सा मार्जिन लिया है ताकि आप लोग मेरे सर पे ना बैठे। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैम पता नहीं कौन सी चीज़ें करवा रही हैं, आपको दिन के अपने 2-3 घंटे देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगी। होमवर्क इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स आपको, अब मैं पूछूंगी नहीं वो, क्योंकि वो सबको आती है। ठीक है, तो वो आपको लिख कर जो डिस्कशन ग्रुप है अपने अपने डिस्कशन ग्रुप्स में भेजना है। ठीक है, जो कुछ लोग पुराने IRP के भी हैं तो उनको भी एक्टिवली अपने डिस्कशन ग्रुप में भेजना है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। इनिशियली थोड़ी सी नई जब कोई भी चीज़ होती है तो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पेशेंस के साथ देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, हेमेंद्र बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, एक तो जो भी एक कंफ्यूजन था वो तो सब क्लियर हो गया आपकी, अभी जो आपने मैंने सुना। और दूसरा ये है मैम, करंट अफेयर को सोर्स को लेकर एक्चुअली क्या है, मैंने अभी बीच में अभी 3-4 महीने का करंट अफेयर प्रॉपर पढ़ा नहीं है। तो अभी जो करंट के क्वेश्चन उसमें जो दिए जा रहे हैं, तो मैं उसमें कौन सा सोर्स फॉलो करूँ जो ठीक रहेगा मैम? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी बता, अभी देखो कोई अगर उसका हो, आर ओ वाला हो, तो उसको तो क्रॉनिकल घटना सारा टाइप की मैगजीन देखनी पड़ेगी और साथ में आई दृष्टि, क्योंकि आर ओ के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं टॉप 100 ले आऊँ। आई डोंट थिंक कि वो जस्टिफिएबल होगा। बाकी पीसेस प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा सा ये प्रोग्राम स्ट्रीमलाइन हो जाए तो मैं मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाऊंगी। पूरा इस तरीके से कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो सके। कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ मैं कि जो भाई मैंने दे दिया वो एकदम पूरा पेपर में छप जाएगा,
लेकिन जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, उन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप मैम वो अभी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं विजन की मैगजीन फॉलो करता हूँ मैम, अ, जैसे अभी वो करता रहूँ लगातार। वो अगर यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो करते रहो। नहीं नहीं विजन मैम, यूपी पीसीएस, ओनली यूपी यूपी पीसीएस पीसीएस। के लिए विजन की मैगजीन इतनी फायदेमंद नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें तो करंट अफेयर्स में रहती हैं तो ऑब्वियसली फंस जाएंगी, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स का अप्रोच इज डिफरेंट, तो विजन इज नॉट वर्थ इट। मतलब मेहनत ज़्यादा है, आउटपुट कम है। मेंस के लिए इट्स गुड। ठीक है, तो मैम अभी अभी क्रॉनिकल्स जो पतली वाली आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है। अब एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट है, शैलेश सुन रही हूँ मैं आपकी बात। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखो 7:30 वाले का मैंने नहीं करवाया पोल, तो कुछ लोगों ने पूछा मैम आपने पोल नहीं करवाया। अब 1 8:30 आपने टाइम डिसाइड कर दिया है, तो अब इसमें ही अगर मेरा 9:30 9:15 स्ट्रेच हो जाएगा, तो फिर मैं क्या, जो बेचारे हमारे 10 बजे सोने वाले हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता ना, कि उनको फिर मैं 9:30 बजे कहूँ कि टेस्ट करो बैठ कर। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको 1 घंटे पहले रखा है। ऑल्दो आई वेरी फ्लेक्सिबल एंड आई एम ओपन टू चेंज। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी के साथ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की सुविधा के हिसाब से हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अगर टाइम नहीं मैच हो रही है लेकिन मेजॉरिटी का मैच हो रहा है तो मुझे वही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी जगह मुझे रखकर देखने की कोशिश कीजिए तो आपको चीज़ें, नहीं मेरी जगह अपने आप को। ठीक है, चलो ओके। किससे पूछना है बताइए? शैलेश क्या कह रहे हैं? हेलो मैम, मैम आवाज़ आ रही है? हाँ ये शैलेश आ रही है। मैम मुझे 3 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, उसके बारे में डिस्कशन वो वाले उसको बाद में रखना। ठीक है, इसीलिए ठीक है डिस्कशन मैम। ग्रुप है। ठीक है, वरना उसी के ओके मैम। 2-3 क्वेश्चन में ही हमारा 1 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है आराम मैम, से उसमें ओके। पूछ लेना। ठीक है, ओके मैम। बाकी सबको क्लियर है ना? किसी को कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा ना? चलो वेरी गुड। कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं भाई, इतना आसान है, समझ में आ जाएगा। मैम करंट अफेयर के वाले क्वेश्चन देख के मैसेज तो में ऐसा आपने- लग रहा है हाँ थोड़ा देखो टफ है, टफ है, तो इजी चीज़ें और टफ दोनों का बैलेंस रहेगा, सो डोंट वरी। कल वाले मैम मैसेज में वो मैंने सारे ही स्किप कर दिए, एक भी नहीं आता था। कोई बात नहीं। ठीक। हाँ आई विल ट्राई टू अपलोड एज सुन एज पॉसिबल। थोड़ा सा 1-2 दिन अभी बिजी है, फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं कोशिश करूंगी उसी दिन सेम डे रात में हो जाए, लेकिन मैं स्टिल मार्जिन लेकर चल रही हूँ ताकि फिर मुझे बार बार मैसेजेस ना आए। ठीक है, मैंने टुडे क्या कर दिया था रिंकी? मैम वो कल मैसेज लिखा हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि टाइमिंग फॉर द टुडे, तो मुझे लगा वो सिर्फ कल हाँ, के लिए है, तो अच्छा, आज हाँ। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन कर लिया था। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आपने इसमें पोल नहीं करवाया, लेकिन मैंने सोचा कि पोल करवा के ऑप्शन क्या है? शाम को 6 बजे नौकरी वाले लोग हैं, वो नहीं कर पाएंगे। 9:30 बजे दूसरों के साथ होगा, 1 घंटे का मार्जिन तो रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए पोल नहीं करवाया था। अदरवाइज आई एम वेरी ओपन टू पोल्स। मेंस वाला मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो अब मुझे एक चीज़ बता जाओ, कल का जो हमने जो भी किया था उसके अगर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो कौन बता जाएगा? जल्दी से हाथ उठा लीजिए 2 सेकंड के अंदर। चार लोग बताएंगे केवल। जल्दी हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? देखो मैं YouTube वीडियोस इंटू 2 की स्पीड में देखती हूँ और मैं बोलती भी 1.5 की स्पीड में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड में चीज़ें पसंद है, स्लो चीज़ें नहीं पसंद है। रिस्पॉन्स भी स्पीड में आने चाहिए। बस 8 लोग, 9 लोग, 10। सोच के कर रहे हो क्या? ओके, जो नहीं ज्वाइन कर पाया था कोई बात नहीं, बाकी लोगों ने तो किया था ना, उसमें सिर्फ 11 लोग। बाकी लोग क्या कर रहे थे? सुन रहे थे कहानी? मैम जो वो अभी पीएम को जो कुछ वो मतलब दूसरी कंट्रीज ने वो दिए हैं ऑनर वगैरह, तो उनको मतलब प्रॉपर नोट डाउन नहीं कर पाई थी मैं पूरे सारे ही, तो इस वजह से वो लेक्चर अगर वापस देखा होता तो फिर तो याद हो गया होता। चलो एक अब ये कर लेते हैं। अंशु पूछ लो ना करंट अफेयर। चलो चलो संध्या मुझे बताओ, जो कल ये अवार्ड्स डिस्कस किए हैं सीक्वेंस में बता जाओ एक बार। अनम्यूट वाली बटन पे हाथ रखो, जैसे ही पूछूं तुरंत बोलना है। ठीक है, इनकेस नहीं कर पाते हो तो टाइप अ मैसेज।
चलो परीक्षित बताएगा, परीक्षित बताओ। Ma'am, I'm audible. क्या? Am I audible? Yes, yes, you need to be a little louder. Ma'am, actually, I have my headphones on. Sorry. Ma'am, मैम जो मंथ तो नहीं बता पाऊंगा सारे के हाँ, सारे। मंथ कोई बात नहीं, बता दो जितना बता सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज मिला था रशिया से, ठीक है। फिर मैम मार्च में वो स्टार ओशन वाला वो जो मिला था उनको। बस ये ना करना कि विकिपीडिया खोल कर देखकर बता रहे हो। अरे नहीं मैम, ठीक है, फिर बताओ। ठीक है, फिर जून में सिप्रेस से मिला था, और मकाई रॉस करके जो था मैम वो था। फिर श्रीलंका से मित्र विभूषण मिला था। फिर ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस था, वो ब्राजील से मिला था। फिर मैम वो क्या नाम है, वो वी से करके कुछ था, वो मैम नामीबिया से मिला था। अच्छा, किसी ने कोई ऐसा है जो नोट करके बैठा था कल, जिसने? मानसी बताओगे सीक्वेंस के साथ? अनम्यूट करने में इतना टाइम लगता है क्या? ओके, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने अब हाथ उठाया है वही लोग हाथ उठाएं जिनको आंसर्स पता है, ठीक है? अगर नहीं पता है आंसर तो हाथ मत उठाइए। अर्पित बताओ। मैम आवाज आ रही है मेरी? यस यस यस, बताइए। मैम पहले तो टोटल इंटरनेशनल अवार्ड जो मोदी जी को मिले टोटल वो 27 हुए हैं। ठीक है, 27 मिले अभी तक, ठीक है। हाँ जी मैम, और मैम पहला सदर्न क्रॉस मिला था ब्राजील से मोदी जी को, और दूसरा ऑर्डर ऑफ दी वॉलेशिया मिला था नामीबिया से। ठीक है, अभी ये रीसेंट वाले हैं। हाँ जी मैम, रिसेंट वाले हैं ये। और मैम उसके बाद ऑर्डर ऑफ मकाई रॉस मिला था सिप्रेस से, और फिर मित्र विभूषण अवार्ड मिला था श्रीलंका से, फिर ऑर्डर ऑफ मुबारक दी ग्रेट मिला था कुवैत से, और फिर सेंट एंड्रू अवार्ड मिला था रशिया से, और ड्रैगन किंग अवार्ड फिर भूटान से मिला था। ओके, सब हो गए। अब जी, किसी को मैम। कोई सीक्वेंस में बताएगा? प्रभा बता रहे हो सीक्वेंस में? मैम सीक्वेंस में नहीं बता पाऊंगी मैम, ऐसे तो चलो याद है। कोई बात नहीं। अर्पित सीक्वेंस में बताएंगे क्या? मैम मन तो नहीं लिखा था मैंने कल, जल्दी में बस ये अवार्ड्स आपने जब बोल रहे थे तो मैं लिख रहा था जल्दी। चलो आंचल बची है, आंचल बताइए। मैम अभी भी एक गायब है। कोई बात नहीं, जितना है उतना बताओ। ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस मिला है ब्राजील से। सीक्वेंस में नहीं है मैम ये। भाई कोई सीक्वेंस किसी को नहीं याद है? यस, अमन बताओ। मैम 2023 में यूरोप में मिला था इन्हें, पहले मिला था इन्हें अमन थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ। मैम 2023 में मिला था इन्हें फ्रांस से और ग्रीस से। देन 2024 में भूटान से ड्रैगन किंग वाला, रशिया सेंट एंड्रयूज, एंड कुवैत मुबारक द ग्रेट। फिर 2025 में मॉरिशियस से मिला, श्रीलंका से मिला मित्र विभूषण, सिप्रस से मिला मकाई रोज। फिर 2025 में ये 4 थे जो अभी मोदी जी गए हैं, त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया, घाना। कौन से तो अवार्ड मिले? नामीबिया से कौन सा मिला है? मैम नाम नहीं पता, देख के बता सकता हूँ। आपने जो बोला था ना विचिसिया, वो वाला सदर्न क्रॉस है ब्राजील से, त्रिनिदाद टोबैगो वाला उनके नाम से ही है, घाना का भी उनके नाम से ही है। ठीक है, साइप्रस से कौन सा मिला था? मकाई रोज। मकाई रॉस। सदर्न क्रॉस कहाँ से मिला था? सदर्न क्रॉस ब्राजील से। ब्राजील से मिला था। वेलविशिया कहाँ से मिला था? ये जस्ट अभी सबसे लास्ट गए थे नामीबिया। जो अभी 4 सीक्वेंस है उसका सीक्वेंस बता दो, बाकी मत बताओ। अभी का जो 4 कंट्रीज में विजिट रही है उसका क्या सीक्वेंस था जुलाई 2025 का? पहले घाना, फिर त्रिनिदाद टोबैगो, फिर नामीबिया, फिर ब्राजील। नहीं, पहले ब्राजील, सॉरी तीसरा ब्राजील, फिर नामीबिया। फिर नामीबिया। ये अर्जेंटीना में सिंबॉलिक की मिली थी ना, इसका वो नहीं था। टोटल 27। ठीक है। और मित्र विभूषण तुमने 2023 बताया यार, मुझे लगा 24 बताया। 23 में फ्रांस और ग्रीस हो गया। 25 अप्रैल में मिला है। ठीक है, तो जो 2025 के अवार्ड्स हैं वो बता देती हूँ, बाकी विकिपीडिया के पेज से लर्न कर लेना, क्योंकि सारे 27 का थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बना नहीं है।
तो पॉसिबिलिटी बन सकता है। वैसे भी सरकार वो वाले क्वेश्चन अपनी तारीफ वाले बहुत पूछती है। तो मॉरिशियस से मार्च 2025 में मिला था ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है, मार्च 2025 का है मॉरिशियस का। अप्रैल 2025 का है मित्र विभूषण, ठीक है। उसके बाद जून 2025 का है साइप्रस का ऑर्डर ऑफ मरकारियोस, ठीक है, मरकारियोस साइप्रस का है जून का। जुलाई के 4 है, ठीक है। जुलाई के 4 का सीक्वेंस क्या है, पहला कौन सा है बता दो जरा। पहला है घाना, फिर हाँ। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, फिर उसके बाद ब्राजील और फिर लास्ट में नामीबिया। जीटीबी कोई गेम होता है ना कंप्यूटर पर, तो याद रख लेना जीटीबी, ठीक है, जी मैम। होता है ना, ठीक है, GTPN, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में याद रख लेना। बाकी वेलविशिया कहाँ का है, कहाँ से मिला वेलविशिया कर जो था, नामीबिया से, ठीक है। चलो अभी वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार, ये होमवर्क है, एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा देखकर। अब मुझे ये बताओ डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से एक्ट के थे, कौन से एक्ट से संबंधित थे? एक का बताइए। मैम 33 1919 सॉरी 93 और 1892 नहीं 1909 1909 की 1919? मैम 1990 मैम 1919। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कब के थे? 1892, 1892, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताओ एकता, आप बताइएगा, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है भाई। मेंस के रिजल्ट अभी, फोकस ऑन प्रीलिम्स, प्रेजेंट में फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना ना प्रेजेंट के रहते हैं ना पास्ट के ना फ्यूचर के। फोकस अभी फिलहाल, और स्पेशली जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी। तो चलो ये बताओ सेपरेट इलेक्टोरेट एंग्लो यूरोपियंस को कब दिया गया था? मैम 1919 में 1919 में दिया गया था, ठीक है, 1990 ठीक है। उसके बाद ये बताओ महिलाओं को वोटिंग राइट्स कब मिली थी? मैम 1919 में मिला था मैम 35 में 1935 में सोच लो। मैम मैम Yes, ma'am. 1919 में नहीं, 35, ठीक है, महिलाओं को सबसे आखिरी में मिला था। उसके बाद ये बताओ जो 1919 का एक्ट था, इसमें हमने कहाँ पर डायरकी शुरू की थी? मैम प्रांत में प्रांत में, राष्ट्र प्रोविंसेस में, ठीक है। अब ये बताओ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से एक्ट से आया था? मैम बेसिक मैम केशवानंद भारती केस से 1973 केशवानंद भारती 1973, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, जिसको पता है वही हाथ उठाइएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत से जो एक्ट्स आए, जो उससे संबंधित कुछ अमेंडमेंट हुए कि पहले कहा नहीं, फिर कैसे 1973 का आता है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कौन बताएगा? पूजा बताइए। पूजा बता रहे हो? मैम एक्ट्स बताने हैं या केसेस? मैम केसेस, सॉरी एक्ट्स नहीं, केसेस केसेस राइट। हाँ, मैम मैं मैम संग्री प्रसाद केस हाँ, वर्ष के साथ, सन के साथ केसेस बताने हैं, सॉरी एक्ट्स निकल गया, केसेस बताने हैं। मैम मुझे अभी तो ईयर नहीं अच्छे से याद है, बट पहला संग्री प्रसाद केस है, फिर गोलकनाथ केस है, फिर आखिरी में केशवानंदन भारती केस। और मोटा मोटा केस में था क्या, ये भी पता होना चाहिए ना? हाँ संग्री प्रसाद केस में था कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स को, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। एंड देन जो गोलकनाथ केस था उसमें था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, और फिर उसमें था कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं अमेंड किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ईयर्स, तारीख, डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर केसेस की या किसी भी चीज़ की हमको लर्न करनी है, उसको मान कर चलो। इस बार तो उन्होंने करंट अफेयर्स में भी कर दिया, ठीक है। चलो आशुतोष बोल कर बताएंगे फिर से ईयर्स के साथ। मैम सबसे पहले शंकरी प्रसाद आएगा, wherein it was established that fundamental rights can be abridged to थोड़ा a सा larger. बाइलिंगुअल बोलो, सबके लिए क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, नहीं मैम ऐसी नहीं है। फिर उसमें ये हुआ था मैम कि शंकर प्रसाद ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट की पावर उन्हें अब्रिज करने के लिए की लिमिट है ही नहीं। और ये आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की उससे, कि जब लैंड रिफॉर्म्स को पार्लियामेंट ने क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था, तब ये बात हुई थी। फिर आता आपका गोलकनाथ केस ईयर तो बताया नहीं, ईयर बता देंगे। 1951। 1951, ठीक है। देन आपका गोलकनाथ केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक सेक्रोसेंट आइडियल प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, जो क्या कहते हैं जिसको आप क्या कहते हैं कभी चाहे नहीं छेड़ सकते, एकदम अब्रिज नहीं कर सकते। देन उसके बाद AK गोपालन के 1967 क्या कहते हैं गोलकनाथ। देन आपका केशवानंद भारती आता है 1973 में, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेट डाउन कर दिया गया और बोल दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की, वो क्या कहते हैं काफ़ी टू अ लार्ज एक्सटेंट हो सकती है, अदर देन कि आप कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को आप ना छेड़ें, उन्हें वॉलिट ना करें। बेसिकली अमेंडमेंट पावर काफ़ी है पार्लियामेंट की, सुप्रीम है, बट अदर एक्सेप्टिंग आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब एक तरफ कह दिया कि अमेंड कर लो जो करना है, दूसरी तरफ कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होगी, नहीं हो सकती। जो मूलभूत ढांचा है वो वैसा ही रहेगा। हाँ। ठीक है, तो 1973 का ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अच्छा, आप आशुतोष मुझे ये बताओ, जब मैम। भारत आजाद हुआ था उस समय पर प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश का, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, ठीक है। Yes, ma'am. इन्होंने कुछ डिक्लेयर किया था कि कब तक हम करेंगे आजाद भारत को? यस मैम, इनका डिक्लेरेशन 30 जून 1948 का था। 48 का था कि 47 का था? मैम 48 का था मैम, 30 जून 48 था जहाँ तक मुझे याद है। बाद में 48 का था, 48 का था, और हम पहले ही आजाद हो गए थे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमको एग्जाम में कंफ्यूज कर जाती हैं। 47 48 अभी लग रहा है यार ये तो बड़ा आसान है। ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है। अच्छा ये बताइए आशुतोष, माउंट ma'am. बेटन प्लान कब आया था? माउंट बैटल प्लान मैम एंड उसके बाद आया था 3 जून 1947 के बाद। 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद ये जब प्लान आया था तो इसमें कुछ पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ऐसा कुछ हुआ था क्या कोई डेट्स के साथ? मैम ये याद नहीं मुझे। कोई बात नहीं, निकिता बताओगे? मैम ये मुझे भी याद नहीं है। चलो कौन बताएगा? माही बताओ। मैम क्या क्वेश्चन है? मैं पूछ रही हूँ माउंट बेटन प्लान कब आया था? मैम 3 जून 1947। ठीक है, उसके बाद जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसको पारित भी किया जाता है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसकी तारीख पूछ रही हूँ। मैम इसकी डेट तो नहीं याद है। मोनू बताइए। मैम 5 आई थिंक 5 जून की बात, 4 जुलाई या 5th को था मैम, 5 जुलाई शायद था। 5 जुलाई था, अच्छा। 5 जुलाई मैम, 3 डेट बहुत ज्यादा कंसेक्यूटिव जाते हैं, 5 जुलाई, 11 जुलाई या देन 15 ये अगस्त तक, ये तीनों ही लाइन ऑफ सीक्वेंस में ही जाता है। 5th 11 और 15th इसी में माउंट बेटन प्लान फिर उसको पास होता है, फिर वो ये 1947 वाला मिल जाता है। ओके ओके, अंशु कुछ चेंज करना है इसमें? नहीं मैम ये वाली डेट नहीं पता। सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, थोड़ा तेज बोला करो भाई। मैम ये वाली डेट नहीं पता। ओके ओके, जो लोग हाथ उठाते हैं थोड़ा उठाया करिए, आपको बताओ। ठीक है, हाँ ये सुचिता बताओ, हाथ उठाकर बताना है, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं, बताओ। मैम इट्स 4 जुलाई। 4 जुलाई को पास हुआ था कि पेश हुआ था? आई थिंक पास हुआ था मैम। तो पेश कब हुआ था? दिविज बताइए। मैम 18 जुलाई 1947 में हुआ था पारित ब्रिटिश पार्लियामेंट। वेरी गुड। और 4 जुलाई को क्या हुआ था? मैम एक प्रस्तावना आई थी इसकी, प्रस्ताव पेश हुआ था 4 जुलाई को, फाइनली पास हुआ था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 18 जुलाई को। ठीक है, कौन सा ईयर था?
1947 1947। 3 जून को क्या हुआ था? 3 जून को Mountbatten प्लान आया था। तो एक कहानी की तरह अगर चीज़ों को लर्न करोगे तो लर्न होगा। मैं इसलिए और फोकस कर रही हूँ। आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने कहा कि मैम मेरा प्रीलिम्स, उसने मुझे पहले ज्वाइन किया था, उसने ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। पॉइंट किया था उसका कि उसने बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो सही से कर लिए, लेकिन जो हिस्ट्री और जिसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई वो उसका गड़बड़ हो गया। ठीक है, और वो मुझे लगता है गड़बड़ होना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अगर आपको सही में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, क्योंकि वो जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको वो चीज़ें आती होंगी जो अच्छे से पढ़कर आए, उसमें वो कंफ्यूज नहीं होगा। वहाँ आप कंफ्यूज होंगे तो आप गलत मार्क कर आएंगे, और गलत मार्क कर आएंगे तो फिर पास करना कठिन हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो भारत स्वतंत्र हो गया हमारा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूछ लिया था, वो कौन थे जिनको सबसे पहले जिनको हटाया गया था? अच्छा पहले ये बताओ, सबसे पहले स्पीकर कौन बना था अंग्रेजों के समय? किस एक्ट से संबंधित था स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का प्रावधान? मैम 1990 35 से ही तो था ये। 1919 1919 के अधिनियम से संबंधित थी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट। ठीक है, अब ये डेट्स कोई रिपीट कर दे, कौन रिपीट करेगा? ये जो 3 डेट्स हमने अभी डिस्कस की हैं, दिविस फिर से बताओगे? 4th 18 और 15 हो जाएगा। ऐसे नहीं मैम, इसका आइडिया नहीं है मेरे को अभी। 3 जून था मैम एक जो माउंटबेटन का प्लान आता है, और 4 जुलाई को ईयर के साथ कब आता है? 48 में, 49 में? क्या मैम ये इंडिपेंडेंस एक्ट वाला? भाई इतना क्या कंफ्यूजन है? ईयर्स के साथ, डेट के साथ ईयर्स बताइए। मैम 3 जून 1947 मोनू को बताने दीजिए। हाँ बताइए मोनू। 3 जून 1947 को मैम ये माउंटबेटन का प्लान आता है। ठीक है, 3 जून 1947 को प्लान आ गया, फिर क्या हुआ? 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये 1947 का जो एक्ट है वो ये प्रस्तावना के तौर पर दिया था कि इसे पास किया जाए या नहीं किया जाए। पेश किया गया, सिंपल लैंग्वेज में पेश किया गया, 1 महीना 1 दिन के बाद पेश कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? देन हम ये पास होता है 18 जुलाई 1947। ब्रिटिश क्राउन इसको फाइनली 18 जुलाई को पास। आज कौन सी तारीख? 18 जुलाई तो नहीं है ना, 15 है। ठीक है, तो 3 डेट्स पता चल गई, सीक्वेंस में कहानी कैसे चली। फिर अगले महीने क्या होता है? हम आज़ाद हो जाते हैं। फिर अगस्त, ये 15 अगस्त को जो डेट है ये उसी समय उसके ऊपर फाइनल ये मोहर लग जाता है कि हाँ ये 15 अगस्त को हम फिर आज़ाद हो गए। चलो अब कौन? हेमेंद्र ये बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन, कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? चेयरमैन कौन था और मेंबर्स कौन कौन से थे? मैम ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे। थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही है आपकी क्लियरली। 7 जिससे पूछूंगी वही बताएगा। हेमेंद्र बताइए। 7 मेंबर थे। ये नाम भी बताना मैम सबके। 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। चेयरमैन कौन था? जी अंबेडकर जी। अंबेडकर थे। अब 6 के नाम बता जाओ। 6 में मैम एक तो श्री कृष्णमाचारी और दूसरे जो थे क्या नाम है, एम सादुल्ला करके थे में, और तीसरे जो थे वो एक डीपी खेतान जो थे, उनकी शायद डीपी खेतान थे, जिनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी जो आए थे, बीएल मित्र थे सर मैम। और एक्चुअली मैम नाम सीरियस सर याद नहीं आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं। निकिता बताएगी। निकिता बताओ। मैम 7 मेंबर्स थे। ठीक है। एक थे वो अय्यर, गोपाल स्वामी और मुंशी और सदुल्ला, बीएल मित्तर थे, और एक थे डीपी खेतन जो कि टीटी कृष्णा जो भी नाम है वो कृष्णमाचारी। खेतान की जगह कृष्णमाचारी। खेतान थोड़ा सा शैतान से लर्न कर लो, शैतान की जगह कृष्ण आ गए। ठीक है, कृष्णमाचारी। बीएल मित्तर भी बाद में माधव राव से रिप्लेस हुए थे। वेरी गुड। मित्तर माधव राव से हो गए, ये 2 हो गए। उसके बाद इसमें मुस्लिम सदस्य कौन था? सादुल्ला वो थे। ठीक है, ये 3 हमारे हो गए। चेयरमैन हमको पता है। उसके बाद एक कृष्ण है और एक गोपाल है। ठीक है, वो कृष्णमाचारी अलग है, एक कृष्ण है एक गोपाल है, ये हो गए। एक कौन बचा? मुंशी। तो मुंशी को अलग से लर्न कर लो। ठीक है, तो हमारे 7 मेंबर्स हो गए। आसान है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सबसे पहली कब हुई थी निकिता इसकी मीटिंग? मैम पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
ड्राफ्टिंग कमेटी की नहीं नहीं मैम, ड्राफ्टिंग का मैम 9 दिसंबर को कौन सी हुई थी पहले फिर? यही होता है एग्जाम में, सब लगता है अरे 9 दिसंबर को क्या हुआ था? स्नेहा बताओ जरा, 9 दिसंबर को क्या हुआ था? मैम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये जो बैठक थी ये पहली उसी दिन हुई थी, 9 दिसंबर को ही हुई थी। पहली बैठक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्टेड थी ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठती है। यस, पता है मोनू, मुझे पता है ये बात। लेकिन मैम मैं यही स्नेहा तो बोला था। मैं स्नेहा से पूछ रही हूँ 9 दिसंबर को क्या हुआ था? स्नेहा हाथ उठाया था ना? तुम लोग ये हाथ उठाते हो फिर एकदम से। शिल्पा बता दो जरा। हेलो मैम, 29 अगस्त को हुई थी, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ ड्राफ्टिंग था? कमेटी की बात बैठक हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। 1947 ही था पक्का? आजादी पक्का के मैम। बाद हुई थी कि पिछले साल हो चुकी थी? नहीं मैम, बाद में हुई थी। श्योर हो? यस मैम। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था फिर? मैम वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली बैठक हुई थी, पहली 9 कॉन्स्टिट्यूएंट हुई थी, असेंबली फिर की 13 को हुई हुई थी। थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो Yes. 46 था कि वो 47 था? वो 46 था मैम, वो 1946। 46 था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही तो एक पार्ट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्हीं के मेंबर से बनी थी, तो वो अगले साल जाकर उनकी पहली बैठक हुई। ठीक है निकिता, कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं चलो मैम। अब निकिता ये बताओ मुझे, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? मैम 2 साल 11 महीने और 17 दिन। 18 दिन। 18 दिन। 18 दिन। ठीक है, 18 18 दिन। अब मुझे ये बताओ, एक इसमें कई सारी कमिटीज बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत कौन सी कमिटीज थी? मैम उनकी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन की। कितनी कमिटीज हुई हैं? मैम 3। कौन कौन सी थी, फिर से बताओ जरा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की थी, एक्सटर्नल अफेयर्स की और कॉमनवेल्थ रिलेशन की। यूनियन पावर्स कमेटी किसकी थी? यूनियन पावर पर वल्लभ भाई पटेल। मैम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसकी थी? मैम जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी एक बनी थी, वो किसके अंतर्गत थी? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल ये भी जवाहरलाल नेहरू। और एक प्रोविंशियल कमेटी थी, वो किसके अंतर्गत थी? मैम वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी, ये किसके अंतर्गत थी? मैम वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत 2 कमिटीज कौन सी थी? पहली कौन सी थी, जरा सब लोग नाम बता जाइए। प्रोविंशियल, प्रांतीय समिति संबंधित थी। दूसरी कौन सी संबंधित थी उनसे? एडवाइजरी एंड फंडामेंटल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स याद रखना, एडवाइजरी का केवल याद रखना। ठीक है, अब ये जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स थी, इसकी एक सब कमेटी भी बनी थी। तो इसकी जो सब कमेटी बनी थी, अभिराज बताओ उसका हेड कौन था? कौन था अभिराज? के एम मुंशी थे पक्का? पक्का नहीं है कि कृपलानी थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की बनी थी, फंडामेंटल राइट्स के लिए हमको सब कमेटी कृपा किसकी हो गई थी? कृपलानी की, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, ये इसके हेड कौन थे? अभिराज बताइए। राजेंद्र प्रसाद जी। हाँ, राजेंद्र प्रसाद थे। चलो अब माही बताएगी। माही मुझे ये बताओ, एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, उसके हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके बाद मुझे माही एक और चीज़ बताइए। एक कमेटी थी माइनॉरिटीज़ की कमेटी थी, सब कमेटी, उसका हेड कौन था? मैम वो शायद एच.सी. मुखर्जी थे। वेरी गुड, वेरी गुड। माइनॉरिटीज़ वाली एच.सी. मुखर्जी थे उसके हेड। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ, एक ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी, थोड़ा सा अंग्रेजी नाम है, किसी को समस्या तो नहीं है ना? ऑर्डर मैम थोड़ा 1-2 वर्ड हिंदी बोल दीजिए। हाँ, ऑर्डर ऑफ बिजनेस की हिंदी क्या होगी, कोई बताएगा? रुक जाओ मैं देखकर बताती हूँ। ऑर्डर आदि के एम मुंशी की थी। के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस की
कार्यकारी समिति थी, मतलब कामकाज से संबंधित जो समिति थी उससे वो था, ठीक है। एग्जैक्टली नाम मैं देखकर बता दूंगी, तो मुझे मैसेज कर देना, ओके मैम, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, किससे पूछ रही थी माही, मुझे ये बताइए, एक एडहॉक कमेटी थी नेशनल फ्लैग की, वो किसके अंतर्गत थी? मैम राजेंद्र प्रसाद के अंदर। राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत थी, वेरी गुड। उसके बाद मुझे एक चीज़ बताओ, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। जिससे पूछ रही हूँ वही बताएगा। उसके बाद इन्होंने कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स और आर्टिकल सजेस्ट किए थे कि इतने होने चाहिए, कितना था? मैम ये नहीं याद है। चलो अंशु बताओ। 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स इन्होंने रिकमेंड। 243 थे पक्का? मैम शायद से ये थे। 243 थे अंकित? 243 थे, 343 थे, 443 थे? चलो मानसी बताएगी, मानसी बताइए। बताओ। भाई हाथ उठा के जैसे क्वेश्चन पूछो लोग भाग जाते। प्रभा बताओ। हाँ मानसी बताओ बताओ बताओ। मैम क्या मतलब हंस के चला जाना है क्या हाथ उठा कर? एक का बताओ। 243 थे। 243 थे। शेड्यूल्स कितने थे? मैम बी एन राव के अकॉर्डिंग। हाँ बी एन राव के अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं मानसी, इट्स ओके। 10, 13, 12, 15। मैम 12। 13, ठीक है, 13 थे, ठीक है। अच्छा प्रभा मुझे ये बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स और वो थे शेड्यूल्स? मैम तब 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है। वर्तमान में कितना है? मैम अभी 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। क्या हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हम इसी में इसको इतना ही बोलते हैं और उसी में सब क्लॉजेस जुड़ गए, तो इसलिए हम अलग से ऐसे नहीं चेंज नहीं करते? मैम इसी में सब क्लॉजेस जुड़ जाते हैं ताकि ज़्यादा फिर घिच पिच ना हो। यस मैम। तो फिर अगर मोटे मोटे हम देखें चीज़ें सेम है, अगर आर्टिकल्स कोई पूछ ले तो बात अलग है कि नंबर ऑफ सब क्लॉजेस की वजह से बढ़ गए, लेकिन बेसिक वो हमारा सेम चलेगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ प्रभा, चलो दूसरी से पूछो। स्नेहा मुझे ये बताइए, सबसे फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? पहली रिपोर्ट कब दी थी ड्राफ्टिंग कमेटी ने? ड्राफ्टिंग कमेटी का सीक्वेंस कुछ था ना कि पहले रिपोर्ट दिए, फिर उसको डिस्कस हुआ, फिर उसमें बदलाव किया, कुछ ये कहानी चली थी ना, क्या कहानी थी? बताइए। मैम 29 अगस्त 1947 में बन चुकी है, हमने बना दी है। उसके बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर को आंसर थे। मोनू जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। सॉरी मैम। बताइए। चलो कोई बात नहीं। अर्पित बताइए। मैम 29 अगस्त 1947 को बन गई थी और फिर उसके बाद 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग हुई थी। 4 नवंबर 1948 को? फरवरी में नहीं मिले थे क्या? मैम फरवरी में मिले थे, फरवरी में, लेकिन ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था पहला फरवरी 1948 में और सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था अक्टूबर 1948। ठीक है, फरवरी 1948 में पहला हुआ, पहली बार मिले। फिर क्या अक्टूबर 1948 में क्या हुआ? फिर मैम अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ था। फिर वो प्रिपेयर हुआ अक्टूबर में। फिर क्या हुआ? फिर मैम ड्राफ्टिंग कमेटी को मतलब टोटल 140 डेज के अराउंड कुछ लगे थे जिनमें उन्होंने बैठक करी थी। और फिर नवंबर फर्स्ट रीडिंग वाला कौन सा टाइम था? फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी? फर्स्ट रीडिंग मैम नवंबर 4 1948 को। 4 नवंबर 1948 में। तो ये कहानी की तरह अगर हम लर्न करेंगे तो इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 में अब ये अपनी पहली रीडिंग करवाते हैं, पेश करते हैं चीज़ों को, उसमें रीडिंग होती है। देन क्या होता है? उसके बाद मैम सेकेंड रीडिंग होती है नवंबर
14 या 15 के अराउंड होती है 4 1948 में। नवंबर को पहली रीडिंग हुई, दूसरी रीडिंग कब हुई? 15 नवंबर को, ठीक है? 15 नवंबर। कौन सा सन चल रहा है? 1948 मैम। 1948 चल रहा है। फिर क्या हुआ? फिर मैम थर्ड रीडिंग हुई थी 14 नवंबर 1949 को। ये फाइनल रीडिंग थी मैम। फाइनल रीडिंग कब तक चली थी? एंड कब हुआ था? ये मैम 26 नवंबर 1949 को 26 Adopt कर नवंबर 1949 को 26 नवंबर 9 क्या कौन से आर्टिकल्स, कौन से पार्ट्स हमने अडॉप्ट किए थे? क्या हुआ था? मैम 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और प्रीएम्बल अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को हाँ जी। सब कुछ अडॉप्ट कर लिया था। और फिर 26 जनवरी को क्या हुआ था? मैम 26 जनवरी को कुछ प्रोविजंस बचे थे जो आए थे, और कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो अडॉप्शन के टाइम पे ही आ गए थे, जैसे कि मैम इलेक्शन हो गया और प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो गया, ये अडॉप्शन के टाइम पे आ गए थे, और बाकी जो बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को आए थे। तो मतलब हमने सब कुछ 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिया था, कुछ छोड़ा नहीं था? नहीं मैम, छोड़ा था 26 नवंबर को छोड़ा था, और बाकी का जो बचा था वो 26 जनवरी कुछ इलेक्शन जनवरी से को। संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित कुछ हमने 26 नवंबर को चीजों को अडॉप्ट हाँ किया था। हाँ मैम, सिटीजनशिप हो गया मैम, इलेक्शन हो गया, और प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ये सब हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था, और बाकी का जो बचा था वो 26 जनवरी 1950 को किया था। बाकी जो बचा कुचा था वो हमने 26 जनवरी 1950 को कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे एक चीज़ बता दो, कितने टोटल सेशंस कितने हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? टोटल मैम टोटल याद नहीं, 11 नंबर याद सेशंस नहीं। हुए थे, ठीक है, 11 सेशंस हुए थे। और उसके बाद ये बताओ, ये 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को मैम नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था। अच्छा, और नेशनल फ्लैग कब कर लिया था? मैम 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो ये याद रखना, नेशनल फ्लैग को हमें स्वतंत्रता जब मिल रही थी तो उसको लेकर चलना था, इसलिए हमने उसको स्वतंत्रता से पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद मुझे बताओ, साउथ अफ्रीका से हमने कौन सा प्रोविजन लिया है? मोटा मोटा मैम बताना। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, और इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा लिया है, और क्या लिया है? इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से लिया है पक्का? हाँ मैम। आयरलैंड से क्या लिया है? मैम आयरलैंड से नॉमिनेशन लिया राज्यसभा का। ठीक है, और डीपीएसपी वाले जो कुछ प्रावधान है वो कहाँ से आए? मैम डीपीएसपी भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। अच्छा, ये बताओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया? मैम यानी ब्रिटेन कि से। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया मैम। ब्रिटेन से लिया, ये सबको पता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का प्रावधान कहाँ से आया है? अमेरिका मैम। अमेरिका से लिया। अमेरिका। रूल ऑफ USA। लॉ नो मैम, सॉरी, ब्रिटेन से लिया मैम। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। जो ये ब्रिटेन से, सिंगल sorry। सिटीजनशिप का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया है? क्या मैम? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। मैम कनाडा। मैम ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से। कनाडा में तो दोहरा है। ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, चलो अब पूजा बताएगी। पूजा, मुझे ये बताओ, ये फंडामेंटल राइट्स के जो प्रावधान है वो कहाँ से आए हैं? मैम अमेरिका से। अमेरिका से आया है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये कहाँ से लिया है? मैम जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका से ही आया है। ये हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है? कौन से आर्टिकल से जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 33, 32 एंड 226 हाई कोर्ट को। हाँ, और 13 से कुछ नहीं है? यस मैम, 13 में भी, आर्टिकल 13 में भी है, उसमें रूल ऑफ लॉ डिफाइन भी किया गया है। हाँ, तो 13 से भी मिलती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? Not directly mentioned in the constitution. हाँ, मतलब होता क्या है? मैम बोले? पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आंचल बताइए। उसके बाद Yes, ma'am. आंचल बताओ। Judicial review. हाँ, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? मैम ये है कि जुडिशरी की पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है किसी भी एक्ट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंदर आता है या नहीं। गुड, ठीक है, चलो। उसके बाद मुझे ये बताओ, एक फ्रांस से हमने क्या किए हैं प्रोविजंस? मैम क्या फिर से बताइए? नोट लाउडर। फ्रांस
म्यूट कर दो भाई, भाई म्यूट। इंटेग्रिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ठीक है। और एक कुछ एडहॉक जज का भी कुछ आता है क्या फ्रांस से? चलो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे वो। उसके बाद मुझे बता जाओ, चलो शुचिता बताएगी, ठीक है, बाकी लोग शांत रहेंगे। शुचिता मुझे ये बताइए, यूनिटरी और फेडरल फीचर्स में डिफरेंस क्या है, क्या समझती हैं आप इसमें से, और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान, यानी कि एकात्मक और संघात्मक जो प्रावधान है हमारे संविधान के, वो मतलब क्या है इसका? शुचिता बताएगी, बाकी लोग म्यूट कर दो। प्लीज एक बार और बता दें क्या पूछा आपने, तो ये आवाज क्लियर नहीं हो clear। पाया। मैं पूछ रही हूँ, अभी म्यूट कर लो। जी। मैं पूछ रही हूँ, फेडरल और यूनिटरी फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें वो क्या है, उससे मतलब क्या है, और जो फीचर्स हैं उनके कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स के साथ मुझे बता दो। और उसकी हिंदी है एकात्मक और संघात्मक। बताओगे? चलो शोएब बताएगा, कोई बात नहीं। Sorry, मुझे, ma'am, मुझे आवाज भी नहीं आ रही तुम्हारी। शोएब बताइए। मैम यूनिटरी का सिंगल सिटीजनशिप मतलब इमरजेंसी। पहले एग्जांपल नहीं, पहले मतलब क्या है, यूनिटरी मतलब क्या हुआ? यूनिटरी मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास मेजरली पावर रहेगी, और फेडरल में सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल फीचर समझ में। अब यूनिटरी फीचर्स के एग्जांपल क्या है? यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप रहेगा। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं एग्जांपल से पूछती हूँ। मुझे ये बताओ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी किसका फीचर है? फेडरल। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल। उसके बाद ये बताओ, सिंगल सिटीजनशिप तो तुमने बता दी। फिर जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं, ये किसको दी जाती है हमारे संविधान के हिसाब से? रेसिडुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये एकात्मक है कि संघात्मक है? यूनिटरी एकात्मक। एकात्मक, ठीक है। अब ये बताओ, हमारे यहाँ कौन सी फॉर्म ऑफ वो चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? देन जो अभी प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में। जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आप लोगों को जो टॉपिक्स मिले हो, ठीक है? तो इतना दिल से मत लेना कि अरे ये तो पूछ लिया इन्होंने, ये तो आज पढ़ा नहीं हमने, ठीक है? तो मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, ठीक है? मुझे ये बताओ, क्या क्या पढ़ा है आज, क्या टॉपिक्स थे? और सिटीजनशिप था ना? सिटीजनशिप कल का था। आज का अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर। सिटीजनशिप कल बीत चुके हैं ना, जो बीत गया वो हो गया। हाँ। चलो सिटीजनशिप के जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो बता जाइए। सिटीजनशिप बिल जो आया था, सिटीजनशिप एक्ट जो आया था 1955 में। देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और बीच में कुछ और था क्या? एक आई थिंक राजीव गांधी की गवर्नमेंट में चलो असम बहुत सारे थे, अकॉर्ड्स का। बीच के बहुत सारे हैं, उनको अभी स्किप कर देते हैं। ये बताओ, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वाला हो चुका है ये चैप्टर? यस, हो गया है ना? तो मुझे बताओ, जब इन फॉर्म हुआ था देश, तब कितने थे, क्या सिस्टम था उस समय पर? यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स, क्या चल रहा था तब? उस टाइम पे पार्ट ए, बी, सी, देयर वर 4 लिस्ट। 4 स्टेट्स का डिवीजंस थे। मैम एक लोग बोल दीजिए, बोले उसी में खिचड़ी हो जा रहा है सब। एक बोलो, वरना फिर वो कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक लोग बोलेंगे। चलो अब मैं किसी और से पूछती हूँ। स्नेहा ट्राई करोगे? चलो स्नेहा, हाथ उठाएंगे आप तो मैं आपसे पूछूंगी। आपको हाथ उठाकर एक्टिव रहना पड़ेगा, जो हाथ उठाएगा उसी से पूछूंगी। स्नेहा बताओगे? चलो कोई बात नहीं। कौन बचा? बस 4-5। चलो शुचिता ट्राई कर लो एक बार। क्या पूछ रही थी मैं? हाँ, क्या था जिस समय पर इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय क्या सीन चल रहा था? मैम 4 लिस्ट बनाए गए थे, ABCD। ओके। नंबर 1 जो भी नॉर्मल चल रहा है, जिसमें कि अपना जो है गवर्नर होते हैं, एंड जो लेजिस्लेशन होता है।
नंबर बी जो आता है ग्रुप ए में उसमें कितने जो थे? है कितने वो थे क्षेत्र, संख्या क्या थी? संख्या तो एग्जैक्टली याद नहीं है मैम। ओके कोई बात नहीं, बताओ फिर। हाँ, तो बी में जो है वो प्रिंसली स्टेट थे जिसके मतलब हेड जो है वो प्रिंस है। नंबर 3 जो है यानी सी, उसमें आपके ये दोनों कंबाइंड है, यानी कि प्रिंसली स्टेट भी है और साथ ही साथ आपके कमिश्नरेट है, बट इट इज रूल्ड बाय कमिश्नर्स। नाउ डी इज फॉर यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे जो आपके हैं लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं उसको, एलजीज, तो वो उनका है। उस टाइम पे सिर्फ अंडमान एंड निकोबार ही था उसमें, बाद में तो फिर उसमें ऐड हुआ, वहीं से यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट भी आ गया। ठीक है, वेरी गुड पीयूष। 9 9 10 1 यही था ग्रुप ABCD। ठीक है, 9 9 पहले 2 में थी, फिर 10 और आखिरी D में 1। ठीक है, चलो शुचिता मुझे बताओ फिर ये आंध्र प्रदेश का क्या सीन हुआ था? ये कल हमने नहीं किया है ना? नो मैम, ये पहली बार बढ़ा था। हाँ तो आंध्र प्रदेश से पहले क्या हुआ था कि हमारे यहाँ ये डिसाइड हो रहा था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट से स्टार्ट हुआ था। तो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट में आपकी एक धड़ कमेटी बनी थी। तो धड़ कमेटी डिसाइडेड कि आपका ये जो है मे बी 1948 में दिस वाज डिसाइडेड कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होगा डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होगा। देन JPV कमेटी भी बनी है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पीटाबी सीतारमैया, ये 3 लोग मेंबर थे इसमें, और उन्होंने भी यही फाइनली डिसाइड किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होगा। देन आफ्टर दैट क्रोनोलॉजी, अमित शाह ने क्रोनोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताई है ना? यस तो उसको देन आफ्टर दैट पुट्टू एस करके वो कोई वहाँ पे लीडर थे आंध्र प्रदेश में। हाँ, और 1953 में 56 डेज का उनका जो था एक हंगर स्ट्राइक था, और ड्यूरिंग दैट टाइम वो एक्सपायर कर गए थे। सो दैट एट दैट टाइम 1953 में ही आंध्र प्रदेश वाज फर्स्ट स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है रीऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से फिर तो ये 1956 से सो स्टार्ट ही हो गया। ठीक है, अब मुझे कोई पूरी कब बना था धर कमीशन, कब उसने रिपोर्ट दी, कब JVP बना, फिर कब हुआ, ईयर के वाइज कोई बताएगा क्या? परीक्षित बताओ। मैम सबसे पहले लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसके धर कमीशन बनी थी मैम। इट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जून 1948 मैम। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। ठीक है, जून में बना, 1948 के 6 महीने में रिपोर्ट दे दी 1948 में दिसंबर में। ठीक है, धर कमेटी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जो धर थे ये कहाँ के जज थे? कहीं के जज वज थे क्या? मालूम नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, फिर मैम फिर JVP कमेटी बनी थी मैम। इट कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1948। ठीक है, जैसे ही उसने अपनी रिपोर्ट दी तुरंत बन गई JVP। ठीक है, मैम इनके मेंबर्स J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई एंड T फॉर पट्टाभाई सीतारामैया। मैम इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में, और मैम इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था अपनी डिमांड जो भी थी। धर ने और इन्होंने दोनों लोगों ने रिकमेंडेशन क्या दी थी कि कैसे बनना चाहिए, निर्धारण कैसे होना चाहिए? मैम धर ने ये रिकमेंड किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से वो डिवीजन करना है, हमें मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करना है, उसके लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं। और इन्होंने भी ये रिजेक्ट कर दी थी डिमांड, दोनों ने कर दी थी। दोनों लोगों ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से डिवीजन होगा, ये नहीं होगा कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषा के बेसिस पर विभाजन करते हैं। फिर क्या हो गया एकदम से? हम फिर वो 40 से POTTI 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक करी उन्होंने मैम। कब करी उन्होंने? मैम 1953 से 1953 अक्टूबर 1953 1952 में उन्होंने करी थी। ठीक है, 1952 53 था क्या? एक बार चेक करना, 52 था शायद। ठीक है, ठीक है, उन्होंने 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक करी। फिर हुआ क्या मैम? फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ, तो फिर वो ही डाइड। ठीक है, ही पास गए, सरकार पर हुआ प्रेशर। फिर क्या फॉर्म हुआ मैम? आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ 1 अक्टूबर 1953। हाँ, उसके बाद सरकार ने कुछ कमीशन कुछ बनाया गया? यस मैम, कमीशन बनता स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी मैम। इट कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1953 मैम। इट्स चेयरमैन वाज फजल अली। 1953 में कमेटी बनती है SRC। इसमें क्या कौन-कौन मेंबर्स था? कौन-कौन मेंबर थे? चेयरमैन वाज फजल अली, मेंबर वर KM Panicker एंड कुंदरू HN कुंदरू।
ठीक है, तीनों मेंबर्स के क्या नाम थे परीक्षित? मैम फजल अली, KM पनिकर एंड HN कुंजरू। कुंजरू, ठीक है, ये तीनों लोग थे। इन्होंने क्या रिकमेंड किया? अपनी इन्होंने रिपोर्ट मैम- कब दी? 53 में मैम, बन इन्हों- गई थी। मैम दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट इन द ईयर ऑफ 1955। मैम फिर उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की। लिंग्विस्टिक बेसिस पे फिर ये मान के करना है। फिर कब और आगे कुछ हुआ क्या? मैम एक चीज तो फिर एक्ट बना 1956 का। 1956 का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो? क्या मैम? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फिर इन्होंने यूनिट डिवीजन करना शुरू करा कि भैया हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे। अब मुझे बता जाओ, पहला वो कौन सा था लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला राज्य? फर्स्ट वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना कब बना? मैम तेलंगाना 2 जून 2014। 2 जून 2014, ठीक है। तो पहले बना था, अभी चलो जम्मू कश्मीर का वो हो गया यूनियन टेरिटरी, लेकिन अगर स्टेट वाइज ऐसे देखो तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की कहानी के बीच में बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं, ये कोई बता जाएगा क्या जिसने रट रखा हो? कोई बताएगा क्या? बताओगे परीक्षित? मोटे मोटे बताओ। मोटे मोटे पतला पतला क्या होता है? अरे मतलब ऊपर जो ऊपर state से थे मैम सब बता फर्स्ट वाज आंध्र प्रदेश, ठीक है मैम। इट वाज 1 अक्टूबर 1953। फिर गुजरात 1 मई 1960। फिर उसके बाद 1963 में नागालैंड, 1 दिसंबर को वो भी था शायद, और फिर 1 नवंबर को हरियाणा था 66 आराम में। आराम से मुझे समझ तो है, लोग भी तो समझे। सॉरी मैम, पहले आंध्र प्रदेश था, ठीक है। 53 में आंध्र प्रदेश बन गया, फिर क्या हुआ? 60 में गुजरात। 60 में गुजरात किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से, ठीक है। फिर 63 में क्या हुआ? 63 में नागालैंड था मैम, 1 दिसंबर। 63 में नागालैंड बन गया, ठीक है। फिर मैम फिर 66 में हरियाणा बना। हरियाणा बन गया, ठीक है। 66 में हरियाणा बन गया। फिर मैम 71 में हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है। 71 में हिमाचल प्रदेश बना। फिर मैम फिर 72 में मेघालय बना है। मैम मेघालय पहले बना, मणिपुर बाद में बना, दोनों 72 में बने। और 72 में ही वो भी त्रिपुरा भी बना, ये MMT आपको बताया था। ठीक है। फिर मैम फिर 36 CAA हुआ मैम, उससे 1975 में सिक्किम बना था। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्यूट कर दिया करो भाई म्यूट करना है सबको, जो नहीं बोल रहा है वो म्यूट रहेगा, ठीक है। चलो हाँ, कहाँ थे? 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ परीक्षा? मैम सिक्किम बना, सिक्किम बन गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? मैम फिर उसके बाद 87 में मिजोरम बना, 1987, ठीक है। फिर क्या हुआ? मैम फिर मैम उसी दिन मतलब दोनों एक साथ ही बने थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने थे दोनों 87 में। फिर क्या हुआ? मैम फिर मई में गोवा बना था 1987 में। फिर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ 2000 में बना। CUJ 2002 या 2000? पीयूष 2002 नहीं मैम दोनों मेरे से एक महीने छोटे हैं, तो ऐसे हाल। CUJ कौन से ईयर में बन गए? मैम 2000 में, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आज आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाला आज नहीं था ना? नो मैम। ठीक है। तो आज आपको जो होमवर्क है वो मैं सेशन खत्म होने के बाद बता दूंगी। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, अभी भी ग्रुप की चीज़ें ना समझ में आ रही हो, वो बेझिझक पूछ सकता है। आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो यूटिलाइज कीजिए, मुझे जज करने के लिए नहीं, अपना प्रीलिम्स निकालने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी। ओके एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम। मैम गुड नाइट मैम। मैसेज शिल्पा मैसेज। ओके बाय बाय।